अब खबर विस्तार से। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 15 महीने बाद देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ऑफ बांग्लादेश ने मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। सोमवार 17 नवंबर भारी सुरक्षा बंदोबस्त और चल रही हिंसा के बीच आया ये फैसला वैश्विक स्तर पर भी बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। जैसे ही न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया, सुनवाई कक्ष में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया, जिसने इस निर्णय की गंभीरता और राजनीतिक ध्रुवीकरण दोनों को उजागर किया। आईसीटी बीडी ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री हसीना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों से कार्रवाई के आदेश देकर मानवता विरोधी अपराध किए। अदालत ने यह भी माना है कि प्रधानमंत्री रहते हुए हसीना ने उकसावे वाले आदेश जारी किए और निवारक और दंडात्मक कार्रवाइयों को रोकने में विफल रही। ये कार्रवाई पिछले साल छात्रों द्वारा चलाए गए बड़े जन आंदोलन के दौरान हुई थी, जिसमें सरकारी दमन के आरोप लगाए गए थे। इस केस में शेख हसीना के साथ उनकी सरकार के गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और उस समय के पुलिस महानिदेशक आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून भी आरोपी थे। हालांकि अब्दुल्ला अल मामून अदालत में पेश हुए और सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने आंदोलन को दबाने में अपनी भूमिका स्वीकार की और 2 अन्य सह अभियुक्तों हसीना और कमाल की भूमिका का भी खुलासा किया। आपको बता दें, अदालत ने उनके सहयोग को देखते हुए उन्हें कम सजा दी है, जबकि हसीना और कमाल की अनुपस्थिति के कारण उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया और न्यायाधिकरण ने कहा कि आईजीपी के अपराधों में भी मृत्युदंड संभव था, लेकिन चूंकि उन्होंने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया और गवाह के रूप में मदद की, इसलिए उन्हें राहत दी गई। अदालत के अनुसार इन खुलासों ने पूरे केस की रीढ़ मजबूत की। न्यायाधिकरण ने कहा कि शेख हसीना को 3 प्रमुख मामलों में दोषी पाया गया है। पहला मामला है हत्या का प्रयास और यातना और अन्य अमानवीय कार्य। आपको बता दें, दूसरा मामला प्रदर्शनकारियों को साफ करने का आदेश देना, सुरक्षा बलों को निहत्थे छात्रों पर गोली चलाने की अनुमति देना और तीसरा मामला भड़काऊ बयान देना, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले का आदेश, घातक हथियारों के प्रयोग का निर्देश। बाकी मामलों में तीनों आरोपियों पर ढाका और आसपास के इलाकों में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या का आरोप था। इन घटनाओं ने पूरे बांग्लादेश में भारी जनाक्रोश पैदा किया था और सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन भड़क उठा था। आईसीटी बीडी की 3 सदस्यीय पीठ ने इस केस की 28 कार्य दिवसों तक सुनवाई की गई। 23 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हुई, जिसमें 54 गवाहों ने अदालत के सामने बयान दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसले का राष्ट्रीय टेलीविजन पर लाइव प्रसारण भी किया गया। आपको बता दें, न्यायाधीश गुलाम मुर्तजा मजुमदार ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि इस केस में मानवता के विरुद्ध अपराध की सारी सीमाएं पार की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हसीना का आदेश सीधे तौर पर नागरिकों के खिलाफ घातक कार्रवाई को बढ़ावा देता था। फैसले के बाद बांग्लादेश में कई स्थानों पर तनाव बढ़ गया और ढाका, चिटगांव और सिलहट में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों, सरकारी भवनों और राजनीतिक ठिकानों के बाहर परत दर परत सुरक्षा लगाई गई है। आईसीटी बीडी का ये फैसला बांग्लादेश की राजनीति में अब तक के सबसे बड़े न्यायिक फैसलों में गिना जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक प्रतिशोध की तरह है, जबकि समर्थकों का दावा है कि ये मानवता के खिलाफ अपराधों का न्यायपूर्ण अंत है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। टैरिफ विवाद के बीच भारत और अमेरिका ने ऊर्जा क्षेत्र में पहली बार बड़ी एलपीजी डील साइन की है। इस समझौते के तहत भारत एक साल के लिए 2.2 मिलियन टन एलपीजी अमेरिका से खरीदेगा। ये वॉल्यूम भारत की सालाना जरूरत का करीब 10% है। ये डील भारत की 3 सरकारी तेल कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अमेरिकी सप्लायर्स चेवरॉन, फिलिप्स 66 और टोटल एनर्जी ट्रेडिंग के साथ मिलकर फाइनल की है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे हिस्टोरिक फर्स्ट बताया है, क्योंकि ये यूएस से भारत के लिए पहला स्ट्रक्चर्ड एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट है। डील ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% रेसिप्रोकल और 25% रूस से तेल खरीद पर पेनल्टी शामिल है। साथ ही अमेरिका इस समय भारत से ट्रेड सरप्लस की स्थिति पर भी दबाव बना रहा है। ऐसे में भारत एनर्जी इंपोर्ट बढ़ाकर ट्रेड बैलेंसिंग और बड़े ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ये डील भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत करेगी, क्योंकि अभी भारत का ज्यादातर एलपीजी पश्चिम एशिया, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत से आता है। नई डील से सोर्सेस का डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा और सप्लाई चेन अधिक स्थिर होगी। आपको बता दें, इससे घरेलू बाजार में एलपीजी की कीमतों पर भी राहत का प्रभाव देखने की उम्मीद है। खासकर ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों को फायदा मिलेगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता एलपीजी मार्केट अब अमेरिका के लिए खुल गया है। 2.2 MTPA के तहत ये सप्लाई यूएस गल्फ कोस्ट से आएगी और ये इंडियन मार्केट के लिए यूएस एलपीजी का पहला स्ट्रक्चर्ड दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट होगा। वहीं कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एनर्जी एक ऐसा क्षेत्र है जहां सभी देशों को मिलकर सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्ट्स में है और आने वाले समय में यूएस के साथ ऊर्जा व्यापार तेजी से बढ़ने वाला है। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर्स है और एनर्जी सिक्योरिटी में यूएस की भूमिका और मजबूत होगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर है और अपनी जरूरत का 88% तेल इंपोर्ट करता है। एलपीजी की घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है और करीब 60% जरूरत इंपोर्ट से ही पूरी होती है। 30 करोड़ से ज्यादा घर एलपीजी पर निर्भर है, जिनमें से बड़ी संख्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 60% वृद्धि के बावजूद सरकार ने 40,000 करोड़ से अधिक सब्सिडी देकर उज्ज्वला परिवारों को सुरक्षित रखा, जिन्हें आज भी सिलेंडर 500 से 550 में मिलता है, जबकि मार्केट कीमत 1100 से अधिक है। यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से अटकी कैदी अदला बदली की प्रक्रिया एक बार फिर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की ने घोषणा की है कि दोनों देश युद्ध बंदियों की रिहाई को लेकर एक बड़ी डील की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। ये कदम करीब 1200 यूक्रेनी कैदियों को रूस को जेलों से वापस लाने का रास्ता खोल सकता है। जेलेंस्की का बयान उस समय आया जब राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख रुस्तम उमेरोव ने शनिवार को वार्ताओं में महत्वपूर्ण प्रगति की पुष्टि की थी। ये वार्ताएं तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में चल रही थी और जो अटकी हुई प्रक्रिया को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमें भरोसा है कि युद्ध बंदियों की अदला बदली की प्रक्रिया जल्द बहाल होगी। इस दिशा में लगातार बैठकें, बातचीत और फोन कॉल्स जारी है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि ये कदम न सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों की बल्कि उन नागरिकों की भी वापसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो महीनों से रूसी
जेलों में कैद हैं और जिनके परिवार को उनके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। उधर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख रुस्तम उमेरov ने बताया कि तुर्की और यूएई की मध्यस्थता में हुई बातचीत में दोनों देशों ने कैदी विनिमय समझौता को बहाल करने पर सहमति जताई है। तुर्की ने करीब 1200 यूक्रेन के कैदियों को रिहा करने के लिए अपने स्तर पर गंभीर प्रयास शुरू की है। उनका कहना है कि ये डील पिछले कुछ महीनों से ठप पड़ी थी और प्रक्रिया को वापस गति देने का प्रयास है। इससे पहले रूस ने कई मौकों पर यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करने से इनकार कर दिया था। इसके कारण वार्ता ठहर गई थी और यूक्रेन के भीतर काफी आक्रोश पैदा हुआ था। हालांकि रूस की ओर से इस दावे पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया तुरंत नहीं आई है, लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इतना जरूर कहा कि मॉस्को सभी प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार है। रुक करेंगे पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर गहरे उथल पुथल में है और इस बार केंद्र में है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी। एक हालिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि बुशरा बीवी ने न केवल इमरान खान पर अपना आध्यात्मिक का प्रभाव इस्तेमाल किया, बल्कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण सरकारी फैसलों में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका निभाई है। रिपोर्ट का शीर्षक मिस्ट्री द क्रिकेट एंड द स्पाई पाकिस्तान स गेम ऑफ थ्रोन्स है, जिसमें 2018 में 2022 तक इमरान खान के शासनकाल में कथित तौर पर हुए रहस्यमय हस्तक्षेपों की विस्तृत जानकारी दी गई है। रिपोर्ट कहती है कि इमरान खान कई फैसले बुशरा बीवी की ड्रीम्स और रूहानी सलाह के आधार पर लेते थे। आरोप ये भी है कि बुशरा बीवी ने काला जादू और धार्मिक मान्यताओं के जरिए इमरान खान पर एक गहरी मनोवैज्ञानिक पकड़ बनाए रखी। रिपोर्ट में कुछ घटनाओं और उदाहरणों का उल्लेख किया गया है जिनसे ये दावा किया गया है कि बुशरा बीवी का प्रभाव सामान्य राजनीतिक दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ था। एक अहम दावा यह है कि बुशरा बीवी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कुछ अधिकारियों से जानकारी मिलती थी। वे इस जानकारी को एक रूहानी संदेश का रूप देकर इमरान खान तक पहुंचाती थी। रिपोर्ट में आरोप है कि जब वर्तमान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तब ISI चीफ के पद पर थे, तो उन्होंने इमरान खान को बुशरा बीवी के अनावश्यक दखल के बारे में आगाह किया था। लेकिन बताया जाता है कि खान ने चेतावनी मानने के बजाय मुनीर को उनके पद से हटा दिया। यही वो मोड़ था जिसे कई विशेषज्ञों ने उस दौर में सैन्य सरकार संबंधों में आई दरार की शुरुआत माना था। रिपोर्ट में इमरान खान के करीब सहयोगी और चौधरी का भी एक बयान है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि खान के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें इसीलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि बुशरा बीवी ने एक सपना देखा था जिसमें उनकी मौजूदगी अशुभ बताई गई थी। एक रिश्तेदार के हवाले से ये भी कहा गया कि एक बार बुशरा बीवी के निर्देश पर इमरान खान की फ्लाइट 4 घंटे तक रोकी गई क्योंकि वह समय शुभ नहीं बताया गया। इमरान खान के पूर्व मंत्री फैसल बाबड़ों के अनुसार बुशरा बीवी कई बैठकों और महत्वपूर्ण सरकारी चर्चाओं में अत्यधिक हस्तक्षेप करती थी। बाबड़ों ने ये तक कहा कि कुछ मौकों पर वे जनरल बाजवा से भी ज्यादा बोलती थी, जिससे ये संकेत मिलता है कि उनके प्रभाव को कैबिनेट में कई लोग महसूस करते थे। रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि इमरान खान संभावित अफसरों की तस्वीरें बुशरा बीवी को भेजते थे और वे चेहरा पढ़कर बताती थी कि कौन उनकी सरकार के लिए शुभ या अशुभ होगा। ये दावा पाकिस्तान की राजनीतिक और नौकरशाही व्यवस्था में हस्तक्षेप के असामान्य तरीके की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान का राजनीतिक माहौल एक बार फिर
गर्म हो गया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस रिपोर्ट को विदेशी मीडिया का पुराना प्रोपेगेंडा करार देते हुए द इकोनॉमिस्ट से औपचारिक माफी मांगने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि लेख में खान के निजी जीवन को निशाना बनाया गया है और पाकिस्तान में मानवाधिकार हनन, न्यायिक दमन और राजनीतिक प्रताड़ना पर एक भी शब्द नहीं लिखा गया। पीटीआई नेताओं का आरोप है कि इमरान खान और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए विदेशी और स्थायी मीडिया मिलकर एक एजेंडा चला रहे हैं। दूसरी ओर सत्ताधारी दल पीएमएलएन ने नेता इस रिपोर्ट को बिल्कुल सही बताते हुए कह रहे हैं कि लेख में वे सब सामने आया है जिसे सालों से छुपाया गया था। पंजाब की मंत्री अजमा बुखारी ने कहा कि ये रिपोर्ट इमरान खान के फर्जी आध्यात्मिक तंत्र को उजागर करती है और बताती है कि किस तरह देश का शासन तथाकथित रूहानी शक्तियों के हाथों में चला गया है। और पाकिस्तानी पत्रकार तलत हुसैन ने इस रिपोर्ट को पावर, जादू और मनोविज्ञानों नियंत्रण पर आधारित गहरी रिसर्च करार दिया है। वहीं पूर्व राजनयिक हुसैन हक्कानी ने पीटीआई पर तंज किया है और जब द इकोनॉमिस्ट इमरान खान की तारीफ करता था तब ही लोग इसे दुनिया की सबसे विश्वसनीय पत्रिका बताते थे। लेकिन अब जब रिपोर्ट पसंद नहीं आई तो इसे पक्षपातपूर्ण कहा गया। और पाकिस्तान में ये बहस नया नहीं है कि इमरान खान की निजी मान्यताओं और आध्यात्मिक विचारधाराओं ने किस हद तक उनके शासनकाल को प्रभावित किया था।